लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं। लेटर वैदिक पीरियड की जो टाइमलाइन है वो 1000 बीसी से 600 बीसी है। और अर्ली वैदिक पीरियड हमने कल ओवर किया ही था लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा था कि अर्ली वैदिक पीरियड की टाइमलाइन कब से कब तक थी, 1600 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। और लेटर वैदिक पीरियड है 1000 से लेके 600 बीसी तक। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर कुछ चेंजेस हो गए थे, इसलिए हमने इसको सेपरेटली डिवाइड किया हुआ है। क्या इसके कैरेक्टर्स हैं? पहला, ये अर्बन इन द नेचर है। जैसे जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो रूरल इन नेचर था, ये अर्बन इन नेचर है। यहाँ पे सोसाइटीज़ ज़्यादा डेवलप हुई और जो कॉन्सेप्ट था किनशिप का, मतलब ब्लड रिलेशन को लोग ज़्यादा महत्व देते थे अपने क्लैन वगैरह को, उससे ज़्यादा वो महत्व देने लगे किंगशिप को, मतलब राजशाही को। राजा या राजा का जो परिवार था वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, टोटल क्लैन से भी ज़्यादा, मतलब ब्लड रिलेशन से भी ज़्यादा। और यहाँ पर जैसे पहले जन था या क्लैन था, अब जनपद हो गए, किंगडम या जनपद। इनकी कोई प्रॉपर ऐसे बाउंड्रीज ऑफिशियली नहीं थी, बस हाँ एक एरिया डिमार्केटेड था। एग्जैक्टली इस ये इंच मेरी है, ये इंच तुम्हारी है, ऐसे कोई प्रॉपर बाउंड्री लाइन नहीं थी जनपद की। अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जैसे पहले राजन था, यहाँ पे भी राजन है जो कि हेड होता है जनपद का। इसके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। पहले अर्ली वैदिक पीरियड में इसके पास में लिमिटेड पावर्स थी, लेकिन अब राजन सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया है। अर्ली वैदिक पीरियड में राजन कमांडर इन चीफ नहीं था, सेनापति ही कमांडर इन चीफ था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड के जो राजन हैं वो खुद भी कमांडर इन चीफ बन गया आर्मी का। अब जो राजा बोलता था वही जस्टिस माना जाता था, वही सही माना जाता था, तो उसे बोलते हैं ही वॉज द फाउंटेन हेड ऑफ द जस्टिस। दो ड्यूटी जैसे पहले भी होती थी अभी भी है, लोगों को प्रोटेक्ट करना और जो ऑल ओवर जनपद है, किंगडम है, उसका बचाव करना। पहले क्या था? लोगों को प्रोटेक्ट करना, जन को प्रोटेक्ट करना, प्लस काउज या फिर कैटल को प्रोटेक्ट करना, ये दो ड्यूटी थी। अभी भी इसकी पोजीशन हेरिडिटरी है, पावरफुल था, रेस्पेक्टफुल था। अब सेकंड फंक्शनरी की बात करते हैं, वो है पुरोहित। पुरोहित कौन था? ये चीफ प्रीस्ट था क्लैन का। जैसे पहले बताया था कि मुख्य पुजारी या मुख्य आचार्य क्लैन के, इनके पास अब लिमिटेड पावर्स रह गई थी। ऋग वेदा के अंदर सबसे ज्यादा पावर पहले किसके पास थी? पुरोहित के पास थी, लेकिन अब पुरोहित की पावर कम हो गई, राजन के पास सबसे ज्यादा पावर हो गई। इनका क्या काम होता था पुरोहित का? कि ये प्रेयर करते थे, सेक्रीफाइस या यज्ञ करवाते थे ऑल ओवर वेलबींग के लिए। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर हमने 3 टाइप के यज्ञ इंपॉर्टेंट पढ़े हैं। पहला अश्वमेध यज्ञ, जिसके अंदर अश्व होता है, राजसूय यज्ञ, फिर वाजपेयी यज्ञ। 3 तरह के यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ एंड वाजपेयी यज्ञ। फिर तीसरा जो फंक्शनरी है या तीसरा ऑफिसर है वो है सेनानी या सेनापति। सेनानी या सेनापति क्या था? ये आर्मी का हेड था, रिक्रूटमेंट करवाता था, सोल्जर्स को ट्रेन करता था, लेकिन हाँ ये कमांडर नहीं था। कमांडर यानी जो युद्ध मैदान में, युद्ध क्षेत्र में आर्मी को लीड करे, वो होता है कमांडर, तो वो राजा ही था। तो ये मेंटेन करता था आर्मी को, रिक्रूट करता था, ट्रेन करवाता था। और 3 अंग थे वॉरफेयर के, मतलब 3 तरीकों से लड़ाई लड़ी जाती थी। पहला चैरियट यानी रथ पे, दूसरा कैवलरी यानी घुड़सवारी, तीसरा इन्फेंट्री जो पैदल सैनिक होते थे। तो 3 विंग्स थी वॉरफेयर की, चैरियट, इन्फेंट्री एंड कैवलरी। अब चौथा ऑफिसर है ग्रामानी। ग्रामानी या ग्रामपति, ये हमने पढ़ा था। ये सेम है जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में होता था कि सारे विलेजेस, जितने भी विलेजेस आते थे किंगडम में, सबका हेड होता था ग्रामानी या ग्रामपति। अब हमने पढ़ा था अर्ली वैदिक पीरियड में 4 तरह की असेंबलीज हुआ करती थी, सभा, समिति, विधाता, गण। लेकिन जो विधाता और गण थी, जो लोअर लेवल या विलेज लेवल पे जो मीटिंग्स हुआ करती थी, वो अब हट गई थी। अब सिर्फ 2 ही असेंबलीज रह गई थी, सभा और समिति। और हाँ, वुमेन अब इन असेंबलीज के अंदर नहीं आती थी।
पहले अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन आती थी, लेकिन अब इसमें वुमेन नहीं आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा सेंट्रलाइज हो गया था, जो डिसीजन मेकिंग थी वो राजा के द्वारा ही होने लगी थी या सभा समिति के द्वारा होने लगी थी, क्योंकि गण और विधाता जैसी जो मीटिंग्स होती थी गांव के लेवल पे वो नहीं हो रही थी, तो सेंट्रलाइज हो गया था। अब इकोनॉमी की बात करते हैं। अब अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर ऑलरेडी था, सबसे मेन पिलर था इकोनॉमी का एग्रीकल्चर। सारी चीज़ें एग्रीकल्चर पे टिकी हुई थी। कैटल रियरिंग थी, एनिमल हस्बेंड्री थी, इरिगेशन को अच्छे से किया जाता था। और हाँ, अर्ली वैदिक पीरियड में हमने क्या देखा था कि जो प्लो था, यानी जो हल था जिससे खेत को जोता जाता है, वो वुड का था। लेकिन अब आयरन के प्लोशेयर, मतलब आयरन के बने हुए हल भी आ गए थे। हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो फेस्टिवल मनाने लगे लोग, जैसे अभी बनते हैं बैसाखी वगैरह, हार्वेस्ट फेस्टिवल में आती है। अब दोनों तरह की क्रॉप उगाई जाती थी, राबी एंड खरीफ, ये भी हमको पता है। तो यहाँ इकोनॉमी के अंदर अब दूसरा पार्ट देखते हैं, ट्रेड का। ट्रेड इंटरनल भी होती थी, आपस में भी जो अलग अलग जनपद थे या किंगडम्स थे आपस में ट्रेड करते थे। और उस टाइम तक लेटर वैदिक पीरियड के अंदर चेरा, चोला, पांड्या, ये जो साउथ इंडिया के अंदर 3 किंगडम थे, चेरा किंगडम, चोला किंगडम, पांड्या किंगडम, जो तमिल बोलते थे, उनके साथ में भी आर्यंस या लेटर वैदिक पीरियड वाले जो लोग थे वो ट्रेड किया करते थे। एक्सटर्नल ट्रेड, अब हम बाहर किससे ट्रेड करते थे? अगर हम वेस्ट डायरेक्शन में देखें तो पर्शिया था, सीरिया था, इजिप्ट था, ग्रीक थे, जहाँ पे जो लेटर वैदिक पीरियड के लोग थे वो अपना सामान वगैरह बेचा करते थे। अगर ईस्ट की बात करें, यानी पूर्व दिशा की तरफ, तो सिलोन यानी श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के अंदर, मलय पेनिनसुला यानी मलेशिया वाला जो रीजन है, श्री विजया किंगडम यानी आज का जो बर्मा और थाईलैंड है वो वाला श्री विजया किंगडम बोला जाता था। तो यहाँ पे भी ये लोग व्यापार करते थे। अब क्या क्या व्यापार करते थे, किस चीज़ को बेचते थे, किस चीज़ को हम लोग इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे या बेचते थे? फूड को, आयस को। आयस हम पहले भी बेच रहे थे अर्ली वैदिक पीरियड में भी। स्पाइसेस, टिम्बर, आइवरी होता है कि जैसे एलिफेंट होते हैं, एलिफेंट के दांत होते हैं, उस दांत को तोड़ने के बाद में उससे कुछ ऑर्नामेंट बनाया जाता है, तो ऐसी चीज़ों को आइवरी बोलते हैं। फिर कॉटन, सॉल्ट, ये हम करते थे एक्सपोर्ट। इंपोर्ट क्या करते थे? गोल्ड करते थे, सिल्वर करते थे, प्रीशियस स्टोन करते थे, डेट थे, फिक्स थे, वाइन थी, ये सब करते थे। और ग्रीक लोगों को हम लोग बोलते थे, या फिर वैदिक पीरियड में इनका नाम लिखा हुआ है यवन। तो यवनों को हम सबसे ज़्यादा एक स्पाइस जो सबसे ज़्यादा पसंद थी वो थी पेपर, इसीलिए उसे बोला जाता है पेपर को यवन प्रिय। अब किस तरीके का सिस्टम यूज होता था? तो एक्सचेंज करते थे लोग, एक चीज को लेते थे, दूसरी चीज को वापस ले लेते, मतलब एक तरीके से बार्टर सिस्टम, एक हाथ ले एक हाथ दे वाला सिस्टम। अगर आपने राइस बेचा तो आप उसके बदले में गोल्ड ले लोगे या फिक्स ले लोगे या फिर वाइन ले लोगे, तो बार्टर सिस्टम था। कोई मनी इकोनॉमी नहीं थी, यानी जो प्रॉपर मनी करेंसी ऐसा कुछ नहीं था। टैक्स के रूप में याद करो, अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर बलि जो सिस्टम था वो क्या था? वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन था लोगों का। मतलब जो प्रजा है अगर वो अपने मन से कुछ देना चाहती है राजा को तो वो दे सकती है, वो थी बलि। लेकिन अब डेटा वैदिक पीरियड में ये जो बलि थी वो कंपलसरी हो गई थी कि हर किसी को देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? कि अगर हर किसी के पास कोई खेत है और उसके अंदर कोई क्रॉप उग रही है तो उस क्रॉप का 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा राजा को देना पड़ेगा या राजन को देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया तो एक क्राइम माना जाएगा। अब पूछ लिया जाता है बहुत बार कि जो कलेक्टर था, जो टैक्स को कलेक्ट करता था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था भागदुगा। ये पूछ लिया जाता है कि इंडिविजुअल टैक्स कलेक्टर, जो टैक्स कलेक्शन करने के लिए जो अधिकारी आता था लेटर वैदिक पीरियड में,
उसे क्या बोलते थे? भाग दुगा बोलते थे उसे। ठीक है। और हाँ, जो ब्राह्मण्स थे उन उनसे बलि या जो कर था 1/6 हिस्सा वो नहीं लिया जाता था। अब अगला पॉइंट देखते हैं। जो क्राउन था, क्राउन मीन्स जो राजा था वो गोल्ड के कॉइन को निकलवाता था, मिंट करवाता था या बनवाता था। सिंपल शेप के होते थे वो, ज़्यादातर सर्कुलर होते थे। उसको बोलते थे निक्शा या निष्का। और निष्का की कोई अपनी मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी। मॉनेटरी वैल्यू के मीन्स जैसे मेरे पास कोई गोल्ड कॉइन है तो वो गोल्ड कॉइन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी। जैसे अभी 1 ग्राम गोल्ड की कीमत मान के चलो 5,000 रुपये है, तो हमें पता है कि 1 ग्राम गोल्ड इक्वल टू 5,000 रुपीज। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। अगर किसी के पास 1 ग्राम का सिक्का है तो हो सकता है वो उस सिक्के को देके 10 आलू ले ले। ये भी हो सकता है कि अगले दिन वो 1 ग्राम का सिक्का दे और उसे 5 आलू ही मिले। तो प्रॉपर वैल्यू गोल्ड की या उस निष्का की या फिर गोल्ड कॉइन की थी नहीं, सिर्फ उसे एक्सचेंज करने के काम आ सकता था वो। तो अगर किसी चीज़ की हमें प्रॉपर वैल्यू नहीं पता होती तो वो मनी नहीं कहलाता। हमें पता है कि 10 रुपये हैं हमारे पास, तो इस 10 रुपये के नोट की वैल्यू 10 रुपये ही रहेगी, आज भी, कल भी, परसों भी। लेकिन गोल्ड कॉइन की कीमत उस जमाने में चेंज होती रहती थी, क्योंकि वो मनी सिस्टम नहीं था, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं थी, इसीलिए उसे मनी नहीं कह सकते। तो गोल्ड कॉइन होते थे लेकिन वो सिर्फ एक्सचेंज करने के काम आते थे कि एक गोल्ड कॉइन एक्सचेंज कर दिया, मैंने एक घोड़ा ले लिया। हो सकता है जो घोड़ा देने वाला है वो कहे कि नहीं नहीं, मुझे एक नहीं, मुझे 10 चाहिए, तो मुझे 10 देने पड़ेंगे। तो एज सच कोई फिक्स वैल्यू नहीं थी गोल्ड की, सिर्फ उसे एक्सचेंज करने के काम आता था। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशन की। तो ऑक्यूपेशन कैसी थी? ऑक्यूपेशन यहाँ वर्ण बेस्ड हो गई थी। ऋग वैदिक पीरियड में या अर्ली वैदिक पीरियड में सोचो, जो ऑक्यूपेशन थी सबके लिए ओपन थी, कोई कुछ भी कर सकता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सिस्टम रिजिड होने लगा था, थोड़ा थोड़ा सिस्टम सॉलिड होने लगा था और वर्ण बेस हो गया था। वर्ण 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वर्ण के बेसिस पे ऑक्यूपेशन को क्लासिफाई किया जाना शुरू हो गया था। अब बात करते हैं आयरन की। तो जो आयरन था वो, उसका जो यूज़ था वो और ज़्यादा बढ़ गया लेटर वैदिक पीरियड में। कहाँ कहाँ हमने देखा, एग्रीकल्चर के टूल्स बनने लगे, प्लोशेयर बनने लगा, हल वगैरह बनने लगे। दूसरा, वेपन्स बनने लगे, वॉर वगैरह होती थी तो उसके अंदर आयरन के वेपन यूज़ किया जाते थे। प्लस क्योंकि आयरन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, प्लस आयरन की स्वर्ड्स बन सकती हैं, तलवारें बन सकती हैं, वेपन्स बन सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, आयरन को यूज़ करके जल्दी से जल्दी बड़े बड़े जो फॉरेस्ट थे उनको काटे जाने लगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी और ज़्यादा जगह चाहिए थी रहने की। तो जब हम फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे तो हमको जगह मिलेगी, फॉरेस्ट को क्लियर करने के बाद में लकड़ी मिलेगी, लकड़ी के हाउसेस बनना शुरू हो जाएंगे। जंगलों के अंदर कई सारे जानवर होते हैं, जैसे एलिफेंट्स। एलिफेंट्स को इन लोगों ने टेम करना शुरू कर दिया या डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, यानी एलिफेंट्स को साथ में रह के उनसे काम लेना शुरू कर दिया। एलिफेंट्स के ऊपर कुछ भी लाद सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ होने लगी। तो उससे क्या हो गया, सिटीज़ बढ़ गई, सिटीज़ से मार्केट ज़्यादा बन गए, ट्रेड ज़्यादा होने लगी, अर्बनाइजेशन हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो गई। तो ये सब चीज़ें हुई लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। अब बात करते हैं सोसाइटी की। तो सोसाइटी के अंदर कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ सेम रहे हैं। जैसे पेट्रियार्कल पहले भी थे, अभी भी हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम तब भी था, अभी भी है। तब पहले मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ? अर्ली वैदिक पीरियड से कंपेयर कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना आप सब। फिर गृहपति। गृहपति यानी हेड ऑफ द फैमिली पहले कौन हुआ करता था? पहले होते थे दादाजी, अब होते हैं पिताजी, यानी गृहपति लेटर वैदिक पीरियड में फादर हो गए। मैरिज पहले भी एग्जिस्ट करती थी, अभी भी एग्जिस्ट करती है। पहले कंपलसरी थी, अब कंपलसरी नहीं है। अब किस तरीके की मैरिज होती थी? मोनोगैमी हाँ, पॉलीगैमी हाँ, पॉली एंट्री भी होने लगी ह्यूमंस में। पॉली एंट्री जैसे फॉर एग्जांपल द्रौपदी जी।
जिनके 5 हस्बैंड्स थे। तो लेकिन मिनिमल थी, बहुत कम जगह देखी जाती थी। चाइल्ड मैरिज स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं थी, चाइल्ड मैरिज नहीं हुआ करती थी। मिनिमम एज क्या होती थी? 16 लड़की की, 17 लड़के की। अब 2 तरीके की मैरिजेस होने लगी, अनुलोम मैरिज एंड प्रतिलोम मैरिज। अनुलोम मैरिज क्या होता है? जब जो वर्ण है, लड़की का वर्ण छोटा होता है और लड़के का वर्ण बड़ा होता है, और उनकी शादी हो जाए, जैसे किसी वैश्य की शादी हो जाए, वैश्य लड़की की ब्राह्मण लड़के के साथ में, तो वो अनुलोम मैरिज है। प्रतिलोम मैरिज क्या होगी? वर्ण लड़के का छोटा है और लड़की का हाई है। फॉर एग्जाम्पल किसी ब्राह्मण गर्ल की शादी हो जाए किसी वैश्य बॉय के साथ में, तो प्रतिलोम मैरिज। तो अनुलोम मैरिज, प्रतिलोम मैरिज का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं स्त्रीधन या डाउरी की। स्त्रीधन डाउरी डिमांड नहीं थी, लेकिन स्त्रीधन कंपलसरी हो गया। पिता को अपनी पुत्री को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना ही पड़ता था। ज़्यादातर वो कैटल होती थी, ज़्यादातर गाय वगैरह दी जाती थी। विडो रीमैरिज हाँ होती थी और वो कंपलसरी थी। सेम स्ट्रक्चर था जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में था। कुछ अनमैरिड मॉन्क्स हैं, अनमैरिड महिला मॉन्क्स, जिनका नाम आता है गर्गी, मैत्रेयी, विश्वेश्वरा। ये 3 महिलाओं का या 3 मॉन्क्स का, फीमेल मॉन्क्स का नाम याद रखना, जिन्होंने ऋग्वेद जब लिखा था तो उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। स्लेवरी एंड प्रोस्टिट्यूशन सेम रहा अर्ली वैदिक पीरियड की तरीके से। और हाँ, ब्राह्मण्स को स्लेव नहीं बनाया जा सकता था, ऐसा रूल था। एजुकेशन जो थी वो ऑप्शनल थी, प्राइवेट थी। ऑप्शनल मतलब आप चाहें तो पढ़ें, नहीं चाहें तो ना पढ़ें। प्राइवेट मीन्स कोई सरकारी स्कूल नहीं थे। सरकारी स्कूल मतलब राजा सरकारी गुरुकुल नहीं बनाता था, गुरुकुल अपने आचार्यों के प्राइवेट थे। सोसाइटी 4 क्लास में या 4 वर्ण सिस्टम में डिवाइडेड थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण यानी जो आचार्य हैं, टीचर्स हैं। क्षत्रिय यानी जो लड़ते हैं। वैश्य यानी जो ट्रेड करते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं। शूद्र यानी नॉर्मल कॉमन पीपल, वो होता है शूद्र। कॉमन पीपल मतलब जिसके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो नॉर्मली परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, इस तरीके के इंसान। अनटचेबल नहीं थे शूद्र। अब बात करते हैं इस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता था? इस सिस्टम को बोला जाता था चतुर्वर्ण सिस्टम। चतुर्वर्ण सिस्टम यानी 4 वर्ण वाला सिस्टम। और ये कहाँ पे दिया हुआ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल यानी 10वें वॉल्यूम में ये लिखा गया है। और ऐसा कहा गया है कि ये प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा ये सिस्टम बनाया गया है, और इसको लिखा गया था 1000 BC के अंदर। गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? 3रे मंडल में है। सोमदेव के बारे में किस मंडल में लिखा हुआ है? 9वें मंडल में लिखा हुआ है। और चतुर्वर्ण सिस्टम के बारे में 10वें मंडल में लिखा हुआ है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमको याद रखने हैं। अब बात करते हैं ऋग्वेदिक काल के बाद में जो लेटर वैदिक काल है, उसके अंदर जो आर्यंस थे वो किस किस चीज़ में बिलीव करते हैं? तो हेल यानी नर्क, हेवन यानी स्वर्ग, रीबर्थ यानी पुनर्जन्म, कर्म, धर्म, मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है जब आप पुनर्जन्म की प्रक्रिया से छुट्टी ले लेते हैं। छुट्टी लेते हैं मतलब अब आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, आपको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, आप मुक्त हो गए हैं इस दुनिया से, तो उसे बोलते हैं मोक्ष। धर्म क्या था? धर्म एक ड्यूटी होती है। फिर रूल फॉर मोक्ष। मोक्ष के लिए क्या रूल बनाए गए थे कि ब्राह्मण ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, वुमेन मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती। ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ रहा है। अब जाति एंड गोत्र एंटर कर गए। जाति क्या होता था और गोत्र क्या होता था? उस जमाने में जाति अलग चीज थी, अभी अलग चीज है। गोत्र हम देखते हैं। गोत्र का मतलब ये होता था कोई ऐसे ऋषि या मुनि जिसके थ्रू हमारी वंश या हमारा वंश जुड़ा हुआ है, ये लिंक्ड है, उसे बोलते थे गोत्र। जैसे किसी का गोत्र होता है कौशिक, तो कौशिक ऋषि थे, तो उन ऋषि के वंशावली से आप संबंधित रखते हो, इसलिए आपका गोत्र कौशिक है। किसी का गर्ग है तो यानी वो गर्ग ऋषि, किसी का मुदगल है तो मुदगल ऋषि से संबंधित है। तो गोत्र यानी काउपेन। और सेम गोत्र के
जो महिला या पुरुष है वो आपस में शादी नहीं करते थे, अभी भी नहीं करते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो अब जाति क्या होता है, जाति से पता चलता था कि कोई बच्चा है या कोई पर्सन है, उसके माँ बाप किस वर्ण के हैं। तो ऐसे 64 जातियां थीं। 64 जातियां मतलब 64 कॉम्बिनेशन हो सकते थे, ब्राह्मण बॉय, ब्राह्मण गर्ल, ब्राह्मण गर्ल, ब्राह्मण बॉय, ब्राह्मण बॉय, क्षत्रिय गर्ल, ब्राह्मण बॉय, इस तरीके से 64 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 4 वर्ण के अंदर। और जो उत्पत्ति होगी उनसे, जो भी ऑफस्प्रिंग या फिर उनकी जनरेशन आएंगी, उनको वो जातीय उपमा दी जाएगी, जिससे पता चल सके कि अच्छा इनके माँ बाप या इनकी मदर ब्राह्मण है, इनके पिताजी क्षत्रिय हैं। इस तरीके से 64 जातियां थीं। अब बात करते हैं अनटचेबिलिटी की। शूद्र लोग अनटचेबल नहीं थे, मतलब उनको छूने ना छूने का ऐसा कुछ रूल वगैरह नहीं था, लेकिन अनटचेबिलिटी आई चंडाल्स के साथ में। चंडाल्स ऐसे लोग होते थे कि आइदर जैसे प्रोस्टिट्यूट है कोई, उसने किसी बेबी को बर्थ दिया, तो उस बेबी को चंडाल कहा जाएगा, और उसके साथ में ये छुआछूत या फिर अनटचेबिलिटी होने लगी। या फिर कोई ब्राह्मण मदर है और शूद्र फादर है, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो चंडाल्स। तो इस तरीके से अनटचेबिलिटी आई। एजुकेशन ऑप्शनल थी, प्राइवेट थी। अब आश्रम आ गए। आश्रम मतलब वही जो 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो ये आश्रम मतलब इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक आपको जीवन में क्या करना है वो बताते हैं आश्रम। 4 आश्रम है 25-25 साल के गैप के अंदर, और ये ब्राह्मण्स के लिए तो कंपलसरी थे, मेल के लिए, ब्राह्मण मेल को स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना पड़ता था। क्षत्रिय के लिए शुरुआत के 2 आश्रम कंपलसरी थे, ब्रह्मचर्य फिर गृहस्थ। वैश्य महिलाएं या फिर शूद्र जो वर्ण था, उसके लिए आश्रम कंपलसरी नहीं थे, उनके लिए रिलैक्सेशन दी गई थी। तो अब 4 जो मेन आश्रम्स हैं वो देखते हैं। अब बात करते हैं 4 आश्रम की। तो पहला है ब्रह्मचर्य, जिसमें 1 से लेकर 25 साल तक की वर्ष या आयु जाती है, या लर्निंग लाइफ है, जहाँ पे महिला या फिर जो पुरुष होते हैं, वो महिला पुरुष तो खैर बाद में आएंगे, लड़का या लड़की होते हैं, वो गुरुकुल जाते हैं और वहाँ सीखते हैं, एजुकेशन लेते हैं। और ये ब्रह्मचर्य मीन्स शादी वगैरह नहीं करते, लर्निंग लाइफ। फिर बाद में है गृहस्थ। गृहस्थ होता है 25 साल से लेके 50 का वर्ष, यानी एज अ हाउस होल्डर आप अपनी लाइफ बिताते हैं। फिर वानप्रस्थ। वानप्रस्थ है 50 से 75, जहाँ पे आपको बाहर घूमना होता है, जंगलों वगैरह में एस्थेटिक लाइफ जीनी पड़ती है एक तरीके से। फिर सन्यास है 75 से ऊपर, यानी आप सारी चीज़ें, अपने परिवार, अपने मोह को सबको छोड़ के एक तरीके से कट ऑफ हो जाते हैं दुनिया से, तो वो है सन्यास जीवन। ऑक्यूपेशन वर्ण बेस थी और स्लाइटली थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल थी। थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल मीन्स जैसे वैश्य है, हो सकता है वो क्षत्रिय बन जाए लेकिन वो ब्राह्मण नहीं बनेगा। शूद्र हो सकता है वैश्य में आ जाए या वैश्य वाले काम करने लगे, लेकिन वो डायरेक्ट ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल था, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप बिल्कुल नीचे वाले वर्ण से एकदम टॉप वर्ण की पोस्ट पे अप्लाई कर दो या फिर ऑक्यूपेशन ले लो। पोजीशन ऑफ वुमेन अच्छी थी, लेकिन मेन के हिसाब से इक्वल नहीं थी। तो सोसाइटी पार्टली इगैलिटेरियन थी, मतलब थोड़ा थोड़ा इक्वल थी, प्रॉपरली इक्वल नहीं थी। ऋग वैदिक सोसाइटी, अर्ली वैदिक सोसाइटी प्रॉपरली इक्वल थी। रिलीजन क्या था? रिलीजन के अंदर जो पहले के गॉड थे, जैसे हमने पढ़ा था ऋग वैदिक पीरियड के अंदर या ऋग वेदा के अंदर या अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर, जो इंद्र थे, अग्नि थे, वायु, मारुत, ये जो देवता थे वो ज़्यादा पॉपुलर थे। लेकिन अब वो जो देवता थे वो कम पॉपुलर हो गए। अब ज़्यादा दूसरे श्रेणी के देवता आ गए जो ज़्यादा अपील रखते थे, ज़्यादा लोगों को पसंद थे। जैसे रुद्र शिवजी, विष्णु प्रोटेक्टर, वैष्णविज्म, ब्रह्मा क्रिएटर, ब्राह्मणिज्म, कृष्णा द प्रिजर्वर, भागवतिज्म। तो ये जो 4 इम्पोर्टेंट गॉड्स थे, विष्णु जी के अवतार हैं कृष्ण जी, लेकिन अलग अलग टाइप का जो गॉड की पूजा थी
वो शुरू हो गई। और जो पुराने टाइप के गॉड थे, जो देवता थे, वायु, अग्नि, इंद्र, इन सब की जो इम्पोर्टेंस थी वो डिक्लाइन हो गई। सरस्वती जो नदी थी वो बहुत ज़्यादा, एक तरीके से जैसे आज की गंगा जी हैं वैसे सरस्वती नदी को माना जाता था, बहुत ज़्यादा होली रिवर। सेबियनिज्म का मतलब होता है नेचर को पूजना। हाँ, नेचर को पूजते थे, सूर्य देवता को या चंद्र देवता को। एनिमिज्म यानी एनिमल्स को पूजना, गाय को पूजा जाता था, गाय की पूजा होती थी। इमेज वर्शिप अभी भी नहीं थी। इमेज वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा। आइडल वर्शिप थी। आइडल वर्शिप यानी शिवलिंग वगैरह की वर्शिप होती थी। और वर्शिप क्यों करते थे? प्रजा के लिए, पशु के लिए, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। आर्यंस क्या थे? सेक्युलर थे। सेक्युलर का वर्ड बता चुके थे पहले भी कि किसी के ऊपर फोर्सफुल इम्पोजिशन नहीं था रिलीजन का। कोई कुछ भी फॉलो कर सकता है अपने हिसाब से। किसी को शिव जी की पूजा करनी है तो वो करे, किसी को विष्णु जी की पूजा करनी है वो करे, किसी को किसी की पूजा नहीं करनी है तो कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं वैदिक लिटरेचर की, यानी कौन सी ऐसी किताबें हैं जहाँ से हमको पता चलता है ऋग वैदिक पीरियड या फिर अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। सारे के सारे जो भी किताब हैं या ग्रंथ हैं वैदिक टाइम में लिखे गए हैं, सारे प्योर संस्कृत में लिखे गए हैं। जो चैस्ते संस्कृत लिखा हुआ है वर्ड, चैस्ते का मतलब होता है प्योर, प्योर संस्कृत में। सबसे पहली किताब जो अर्लीस्ट किताब है, दुनिया की सबसे अर्लीस्ट किताब है, वो है ऋग्वेदा। ओल्डेस्ट वेद है, जिसको 1500 बीसी में बनाया गया था या लिखा गया था। किन के द्वारा? किन पंडितों के द्वारा? होत्री नामक पंडितों के द्वारा लिखा गया था। और इसके अंदर महिलाएं भी शामिल थी। हमने पढ़ा था ना अभी, 3 महिला जिन्होंने शादी नहीं करी थी उन्होंने ऋग्वेद लिखा था। एक तो गार्गी, मैत्रेयी और विश्वेश्वरा। ठीक है ना। अब ऋग्वेदा के अंदर क्या है, क्या क्या हुआ है वो बताया गया है। प्रेयर हैं, हिम्स हैं, श्लोक हैं और आहुतियां हैं बहुत तरीके की। जैसे हमने पढ़ा था सबसे ज़्यादा आहुति किसके बारे में? इंद्र देवता के बारे में 250 आहुतियां, फिर अग्नि देवता के बारे में है 200 आहुतियां। तो ये ऐसी किताब है जो सबसे पहले लिखी गई और इसके अंदर नए नए संस्करण, नए नए वॉल्यूम ऐड होते रहे थे। जब तक गुप्ताओं का काल आया तब तक ऋग्वेदा लिखा ही जा रहा था। अब ऋग्वेदा से तो हम समझते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड कैसा था। अब लेटर वैदिक पीरियड के लिए हमारे पास कुछ और ग्रंथ हैं जिससे हमको समझ में आता है। एक तो ऋग्वेदा कंटिन्यू था, यानी ऋग्वेदा से हम भी बहुत सारी चीज़ें समझते हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। फिर 3 और वेद आ गए। सामवेद के अंदर क्या है? मेलोडी या फिर म्यूजिकल वेद है। इसके अंदर अलग तरीके की श्लोक इस तरीके से लिख रखे हैं कि वो आप गा सकते हो। सॉन्ग्स हैं जो कि यज्ञ वगैरह के टाइम पे बोले जाते थे। और ये किसने लिखा था? उदगत्री प्रीस्ट यानी उदगत्री पंडितों ने लिखा था। और इसके अंदर वुमेन नहीं थी। फिर तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद भी बताता है कि किस तरीके से हमको यज्ञ करना चाहिए, क्या क्या मतलब आहुति डालनी चाहिए, किस तरीके से सामग्री होनी चाहिए, सारी चीज़ें यजुर्वेद बताता है। और यजुर्वेद के 2 खंड हैं। एक है कृष्ण यजुर्वेद यानी ब्लैक यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद या फिर व्हाइट यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद बताता है किस तरीके से बलि देना है या फिर इसके अंदर ब्लड वगैरह आ जाता है। और शुक्ल यजुर्वेद है कि जो जब हम बलि नहीं देते और दूसरी तरीके की यज्ञ करते हैं वो शुक्ल यजुर्वेद बताता है। और इसको लिखा था अध्वर्यु पंडितों ने, अध्वर्यु प्रीस्ट ने। फिर चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद बिल्कुल ही अलग तरीके का वेद है। ये मान के चलो कि ये ऊपर तीनों वेदों से कोई संबंध नहीं रखता। इसके अंदर इस तरीके की मैजिकल श्लोक्स हैं जो कि बुरी आत्माओं को दूर भगाते हैं। ब्लैक मैजिक नहीं है ये, लेकिन इस तरीके के मैजिकल स्पेल्स हैं जिससे इंसान परेशानियों से निकल सकता है। तो अथर्ववेद है। तो ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर 5वें टाइप के ग्रंथ हैं, उनका नाम है ब्राह्मणा। ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणा है। तो ब्राह्मणा क्या होते थे? जैसे वेद लिखा गया, वेद में तो क्या है?
वेद में श्लोक लिखे हुए हैं या आहुति दे रखी हैं, अब उसका एक्सप्लेनेशन देना है, तो उस वेद के बारे में एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने एक अलग किताब लिखी। तो वो किताब एक्सप्लेनेशन है एक वेद की। तो जो एक्सप्लेनेशन वाली किताबें हैं उनको हमने बोला ब्राह्मणा। ये कमेंट्रीज हैं या एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं जो कि अटैच्ड हैं वेद के साथ में। जैसे ऋग्वेद को एक्सप्लेन किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मणा में, सामवेद को एक्सप्लेन किया गया है जैमिनीय ब्राह्मणा में, यजुर्वेद को एक्सप्लेन किया है तैत्रेय ब्राह्मणा में, अथर्ववेद को एक्सप्लेन किया है गोपथ ब्राह्मणा में। ये जो ब्राह्मणा है हमको याद करने हैं। ये ऋग्वेद को किसने एक्सप्लेन किया है? ऐत्रेय ब्राह्मणा ने। सामवेद को जैमिनीय ब्राह्मणा ने, यजुर्वेद को तैत्रेय ब्राह्मणा ने, अथर्ववेद को गोपथ ब्राह्मणा में। तो ब्राह्मणा क्या है? एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं किसकी? वेद की। अब एक और सोर्स है, एक और टाइप की पुस्तकें हैं, वो है अरेनका। अरेनका क्या है? जो लोग वानप्रस्थ जीवन जीते थे या सन्यासी हो गए थे, तो वो लोग जब जंगलों में पहुंचे तो उनके दिमाग में जो ख्याल आया, जो फिलॉसफी उनकी थी, उन्होंने लिखी, उन्होंने कई सारी बातें बताई। और ज़्यादातर लोगों ने कहा कि एनिमल को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, एनिमल की बलि नहीं देनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं अरेनकास में। अरेनकास यानी ऐसी किताबें जो कि जंगलों में लिखी गई हैं। फिर सातवां आता है जो हमारा सोर्स है, वो है उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है किसी के पास बैठना, गुरु के पास, जिससे पहले के लोग वेद समझते थे। और उपनिषद को कभी कभी वेदांत भी बोला जाता है। वेदांत का मतलब ये होता है जब वैदिक पीरियड खत्म होने वाला था या खत्म हो रहा था, तो उस टाइम पे जो लोगों के पास आइडियाज थे वो उन्होंने उपनिषद के रूप में लिखना शुरू किया। हमारे हिंदू फिलॉसफी में 108 उपनिषद हैं। 108 का महत्व है ना, कभी कभी कहते हैं ना श्री श्री 108, तो 108 दो इम्पोर्टेंट उपनिषद हैं जो हमको याद करने हैं। एक बृहद अरण्यका उपनिषद, दूसरा मुंडक उपनिषद। बृहद अरण्यका उपनिषद के अंदर क्या बताया गया है? किस तरीके से आत्मा एक जीव से निकल के दूसरे जीव में प्रवेश करती है। मतलब जब कोई किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो वहां से आत्मा उसकी निकल जाती है और फिर किसी दूसरे रूप में आ जाती है। हम कहते हैं ना कि पिछले जन्म में मैं शायद से मैं बंदर था और अब मैं इंसान हो गया, तो पहले मैं बंदर था और अब इंसान हो गया, तो बंदर से निकल के मेरी आत्मा इंसानी शरीर में आ गई। तो ये वाली कॉन्सेप्ट मुंडक उपनिषद इसलिए याद रखना है क्योंकि हमारा जो एक तरीके से नेशनल एम्बलम है, अशोक चक्र के साथ में जो तीन ही 4 शेर हैं, उसमें हम लिखते हैं कि सत्यमेव जयते, जो नेशनल स्लोगन है हमारा, वो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब बात करते हैं 8वें सोर्स की। 8वां सोर्स है जिससे हम समझते हैं लेटर वैदिक पीरियड को, पुराण। बहुत सारे पुराण हैं, मतलब टोटल 18 पुराण हैं, कुछ छोटे मोटे पुराण और भी हैं। 18 पुराण में शिव पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ऐसे बहुत सारे हैं। स्कंद पुराण सबसे ज्यादा लेंदी है। अब पुराण को किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा। वेद व्यास का दूसरा नाम क्या था? भद्रायन था, भद्रायन या फिर वेद व्यास। फिर 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जो तुमको पता है, एक रामायण जो कि वाल्मीकि जी ने लिखी, महाभारत जो कि वेद व्यास जी ने लिखी। महाभारत के अंदर भगवत गीता भी है। भगवत गीता क्या है? डायरेक्टली जो कमेंट्री है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी है, अर्जुन को बताया है किस तरीके से लाइफ जीनी चाहिए, वो भगवत गीता है। तो ये 10 टोटल सोर्स हैं जिसके बारे में हमको जानना है, जिसके बारे में हम पढ़ के पता लगा सकते हैं कि वैदिक पीरियड में क्या हो रहा था। अर्ली वैदिक का हम पता लगाते हैं ऋग्वेदा से, लेटर वैदिक का हम पता लगाते हैं ऋग्वेदा के अंदर भी लेटर वैदिक की चीजें लिखी हुई हैं। उसके साथ साथ जो भी हमने चीजें पढ़ी, रामायण, महाभारत, पुराण, अरण्यका, उपनिषद, ब्राह्मणा, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सब से। आई होप ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया है लेटर वैदिक पीरियड का, यानी वैदिक पीरियड हमने पूरा खत्म कर लिया है और हम इसके जो क्वेश्चंस हैं घटना चक्र से वो पूरे कर लेंगे।